स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल वीर भूमि बुंदेलखंड ITI में। मैं अरशद आलम रजा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। और वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि पल पल की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पहुंचती रहे। तो आज हम जो क्लास कवर करेंगे वो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कल हमने लास्ट चैप्टर जो कवर करा था वो हमारा पूरा सोल्डरिंग वाला चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट हो गया था और कुछ मैंने उसके एमसीक्यू क्वेश्चन भी मैंने करा दिए थे प्रीवियस ईयर। उम्मीद करता हूँ आपको वो चैप्टर समझ में आया होगा। आज से हम नया चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का। इस चैप्टर का नाम है डीसी परिपथ एवं संबंधित नियम। क्या है? डीसी परिपथ एवं संबंधित नियम। ठीक, अभी हमने जो इससे पहले एक चैप्टर पढ़ा था उसमें विद्युत की जानकारी ली थी। हमने उसमें आपको एसी धारा और डीसी धारा के बारे में बताया था। ठीक, मैंने बताया था कि एसी धारा क्या होती है। एसी का मतलब होता है एसी, ठीक है, अल्टरनेटिव करंट, हिंदी में बोले तो प्रत्यावर्ती धारा। ठीक, थोड़ा इसका रिपीट कर देता हूं क्योंकि उससे रिलेटिव है तभी आप समझ पाएंगे। ठीक, और एक होता है डीसी परिपथ जिसको हम बोलते हैं डिस्ट धारा। ठीक, ये एक होता है एसी और एक होता है डीसी। ठीक है, ये दो धाराएं होती है। क्लियर है? ये दो धाराएं होती है। अब क्या होता है प्रत्यावर्ती धारा और क्या होता है डिस्ट धारा? ऐसी विद्युत धारा जिसका मान समय के साथ बदलता है। विद्युत धारा का मान समय के साथ अगर बदल दे, यानी समय के साथ अगर धारा का मान बदलता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं एसी धारा, यानी कुछ इस प्रकार की होती है एसी। ठीक, डिस्ट धारा वो होती है जो विद्युत धारा का मान समय के साथ ना बदले, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्ट धारा बोलते हैं, यानी डीसी कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछते नॉर्मल एसी किसे कहते हैं? जिसका मान समय के साथ बदले उसको हम क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। और जिसका मान समय के साथ ना बदले या नियत रहे तो हम उसको क्या बोलते हैं? डिस्ट धारा कहते हैं। ये होता है एसी, ये होता है डीसी। ठीक, एसी डीसी मैंने आपको बता दिया कि एसी डीसी क्या होता है। अब बात आती है इनकी परिपथ पे कि परिपथ क्या होता है, परिपथ को किस प्रकार कहते हैं, परिपथ होता क्या है। ठीक, तो परिपथ क्या होता है? आपको मालूम है समानता विद्युत धारा को दो भागों में बांटा गया है। विद्युत धारा के जो पार्ट करे गए हैं वो दो पार्ट किए गए हैं। एक होती है एसी धारा और एक होती है डीसी धारा। हिंदी में कहें तो प्रत्यावर्ती धारा और डिस्ट धारा। ये मैंने आपको बता दिया डिस्ट धारा किसे कहते हैं और डिस्ट धारा कहते हैं। ठीक है, अब कहने का तात्पर्य यह है कि जो धारा यानी जो परिपथ है, परिपथ जो डीसी पर कार्य करेगा, यानी जो परिपथ डीसी धारा पर काम करेगा हम उसको डीसी परिपथ कहेंगे। क्या कहेंगे? जो परिपथ जो होगा डीसी धारा, डीसी धारा का मतलब डिस्ट धारा। ठीक है, डीसी धारा पर कार्य करता है। जो भी परिपथ होगा अगर वो आपका डीसी परिपथ पर काम करेगा तो हम उसको क्या करेंगे? तो हम उसको कहेंगे डीसी परिपथ। ठीक, यानी डीसी धारा में जो हम काम करेगा उसको हम बोलेंगे डीसी परिपथ। ठीक, और जो परिपथ एसी धारा पर कार्य करेगा, एसी धारा पर कार्य करेगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे एसी परिपथ। ठीक, ये आप समझ गए? जो एसी परिपथ पर काम करेगा वो एसी धारा पर काम करेगा वो एसी परिपथ कहलाता है। और जो आपका डीसी परिपथ पर काम करता है, जो डीसी धारा पर काम करता है वो आपका डीसी परिपथ कहलाता है। ठीक, लेकिन हमारा चैप्टर का मतलब क्या है? हमें एसी परिपथ नहीं पढ़ना है, हमें डीसी परिपथ पढ़ना है और उससे संबंधित नियम जो हैं वो सब हम इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे और समझेंगे कौन कौन से नियम आपको दिए गए हैं। ठीक, अब आता है कि डीसी में क्या होता है? केवल धारा का प्रवाह सिर्फ एक दिशा में होता है। डीसी जो होती है वो इस प्रकार की होती है। ध्यान देना, डीसी परिपथ जो सिंबल होता है वो इस प्रकार का होता है, नहीं इस प्रकार सीधी रेखा जाती है तो एक ही दिशा में धारा बहती है, उसको हम बोलते हैं डीसी परिपथ। और जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वो ऐसी होती है, समय के साथ बदलता रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। और जो सीधी रेखा में होती है वो आपकी जो आगे कहलाती है वो आपकी कहलाती है डिस्ट धारा कहलाती है। क्या कहलाती है? डीसी परिपथ कहते हैं। ठीक है, तो डीसी परिपथ जो होती है वो केवल एक दिशा में होती है। कितनी दिशा में होती है? एक दिशा में होती है। इसका प्रयोग हम निम्न वोल्टेज में करते हैं। निम्न वोल्टेज में हम इसका प्रयोग करेंगे, यानी जहां वोल्टेज कम होगा वहां हम डिस्ट धारा का यूज करते हैं। यानी बैटरी में जब यूज करते हैं, रेक्टिफायर में का एसी को डीसी बैटरी का प्रयोग करते हैं। बैटरी में हमेशा हम डीसी परिपथ का यूज करते हैं, है ना। यानी जिस धारा का मान थोड़ा कम होता है, निम्न वोल्टेज वाली धारा कौन सी होती है? डिस्ट धारा होती है। ध्यान रखना कि डीसी परिपथ में निम्न वोल्टेज
ठीक है, निम्न वोल्टेज का प्रयोग करते हैं। ठीक, निम्न वोल्टेज का अनुप्रयोग किया जाता है, अनुप्रयोग किया जाता है। ठीक, बैटरी वगैरह में जितनी सब जो यूज होती है वो सब डीसी परिपथ पर कार्य करती है। तो हमारे चैप्टर का मान है डीसी परिपथ, तो हमें ज्यादातर जो समझना है वो हमें डीसी परिपथ को समझना है। लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको एसी बता दिया कि एसी धारा क्या होती है और डीसी धारा क्या होती है। ठीक, अब डीसी परिपथ में क्या होता है कि इसके जो नियम होंगे कि वो किस किस नियम पे किस किस पे फॉलो करती है। ठीक है, क्या क्या चीजें आती है डीसी, मतलब ओम का नियम वगैरह, किरचॉफ का नियम वगैरह, ये सब आते हैं। समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, ये सब डीसी परिपथ पर कार्य करते हैं। तो हम इनका बारीकी से एक एक टॉपिक वाइज पढ़ेंगे क्या होता है। अभी मैंने सिर्फ आपको डीसी परिपथ बताया और डीसी होता क्या है वो बताया। ठीक है, अब हम समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें आएंगी। ठीक, अगले हम पॉइंट देखते हैं इसका। अब क्या होता है, अब वो आपसे ये पूछता है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो डीसी परिपथ होता है, डीसी परिपथ का मुख्य अवयव जो होता है वो होता है प्रतिरोध। ठीक, अगर वो आपसे पूछ ले क्या होता है, तो आपसे पूछते हैं कि डीसी परिपथ जो होती है, डीसी परिपथ का मुख्य अवयव, ये बात ध्यान रखिए, डीसी परिपथ का मुख्य अवयव जो होता है वो आपका प्रतिरोधक होता है। प्रतिरोधक यानी रेजिस्टेंस। ठीक है, ठीक, डीसी परिपथ का जो मुख्य अवयव जो होता है वो क्या होता है, प्रतिरोधक होता है। ठीक है, जिसे मापने के लिए, अब प्रतिरोध को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, यानी डीसी परिपथ में अब ये प्रतिरोधक तो होता है, जिसका मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ओम मीटर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस का मात्रा क्या होता है, ओम। ठीक है, उसको नापेंगे तो किसका नापेंगे, ओम मीटर। अगर वो आपसे कहते हैं कि भैया डीसी परिपथ में प्रतिरोध को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, आप नोट कर लेना। मैं बता रहा हूं कि डीसी परिपथ में प्रतिरोध को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है। डीसी परिपथ में मुख्यतः जो अवयव होता है वो क्या होता है, प्रतिरोध होता है। ठीक है, अब क्या होता है, डीसी परिपथ का विश्लेषण करने के लिए हमें दो नियम दिए हैं। ठीक है, यानी डीसी परिपथ का विश्लेषण में दो नियम का फॉलो करता है। डीसी परिपथ जो होता है, हम इसका विश्लेषण करेंगे तो दो नियम को फॉलो करता है। किस किसके नियम को फॉलो करता है, अगर सरल परिपथ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर डीसी का सरल परिपथ का विश्लेषण करना है तो वो ओम के नियम का प्रयोग किया जाएगा। और कठिन है आपका प्रतिरोध, डीसी परिपथ अगर कठिन है, ठीक, जटिल प्रकार का है, तो उसमें किरचॉफ का नियम करेंगे। ये ध्यान रख लीजिए, पूछ लेता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, वो कहेगा डीसी परिपथ में, ठीक है, डीसी परिपथ का विश्लेषण के लिए, डीसी परिपथ का विश्लेषण के लिए, ठीक है, कुछ नियम का प्रयोग किया जाता है, कुछ नियम का प्रयोग किया जाता है। तो आपसे पूछ लेगा कि भैया किस किस नियम का प्रयोग किया जाता है, नॉर्मल क्वेश्चन बन जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आपका परिपथ जो है, डीसी परिपथ अगर सरल है, सरल डीसी परिपथ है, अगर आपका सरल डीसी परिपथ है तो हमेशा किसका नियम फॉलो होगा, वो होगा ओम का नियम। ठीक है, ओम का नियम जो सरल डीसी परिपथ में हम किसका रूल फॉलो करते हैं, वो हम करते हैं ओम के नियम का। अगर वो आपसे कहते हैं जटिल डीसी परिपथ है, यानी कठिन है, एक जटिल डीसी परिपथ है, जटिल डीसी परिपथ है, तो आप किसका नियम का फॉलो करोगे, तो किरचॉफ के नियम का यूज करते हैं। कभी कभी क्या होता है, बिल्कुल यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि आप बताइए डीसी परिपथ में किस किस के नियम का फॉलो किया जाता है। तो डीसी परिपथ में हम किस किस नियम का फॉलो करेंगे, ओम के नियम का फॉलो करेंगे और किरचॉफ के नियम का प्रयोग करेंगे। अगर आपका परिपथ सरल है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, ओम के नियम का फॉलो करेंगे और प्रयोग करेंगे। और जटिल डीसी परिपथ हम किसका प्रयोग करेंगे, किरचॉफ के नियम का प्रयोग करेंगे। हालांकि इस चैप्टर में हम ओम का लॉ भी समझेंगे, किरचॉफ का लॉ भी समझेंगे और विद्युत परिपथ होता क्या है उसको भी समझेंगे। धीरे धीरे हम टॉपिक को समझेंगे। तो मैंने आपको डीसी परिपथ को बताया, डीसी परिपथ क्या होता है, वह परिपथ जो भी डीसी धारा पर कार्य करता है वह डीसी परिपथ कहलाता है। डीसी परिपथ में मुख्य अवयव क्या होता है, प्रतिरोधक होता है, जिसको मापने के लिए हम ओम मीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, डीसी परिपथ के विश्लेषण के लिए कुछ नियमों का यूज किया जाता है। अगर आपका परिपथ सरल है तो डीसी परिपथ अगर सरल है तो ओम का नियम का प्रयोग किया जाएगा। अगर आपका डीसी परिपथ जटिल है तो आप किसका रूल फॉलो करोगे, किरचॉफ के नियम का रूल फॉलो करोगे। ठीक, तो ये सब इसका डीसी परिपथ का इंट्रोडक्शन था, परिचय था कि मैंने आपको बताया कि किस किस का रूल फॉलो किया जाता है। अब आती है कहानी विद्युत परिपथ की, विद्युत परिपथ क्या होता है। ठीक है, विद्युत परिपथ में श्रेणी परिपथ क्या होता है, समांतर परिपथ क्या होता है। ठीक है, श्रेणी समांतर परिपथ क्या होता है।
तो ये सब हमें जानना पड़ेगा कि पहले हम बात करते हैं कि विद्युत परिपथ होता क्या है, विद्युत परिपथ कहते किसे हैं। तो देखते हैं विद्युत परिपथ क्या होता है, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। अब जो हमारा पहली बात आती है, हम समझते हैं कि विद्युत परिपथ क्या होता है। विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ जानते हैं कि विद्युत परिपथ होता क्या है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट। देख इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है कि विद्युत धारा के प्रवाह के लिए, क्या भैया, विद्युत धारा के प्रवाह के लिए तय किया गया, विद्युत धारा के प्रवाह के लिए तैयार किया गया एक बंद मार्ग क्या कहलाता है, आपका विद्युत परिपथ कहलाता है। यानी एक सर्किट बनाते हैं हम, जैसे हमने कहा एक हमने सर्किट बनाया, एक कोई विद्युत धारा का प्रवाह करना है इस एरिया में, ठीक, तो हम एक सर्किट बनाते हैं। सर्किट किसको कहते हैं, सर्किट कहते हैं कि विद्युत धारा का प्रवाह होना चाहिए, एक मार्ग बना देते हैं, मान के चलिए ये मार्ग बना दिया हमने, ठीक है। अब ये बंद होना चाहिए बिल्कुल, ठीक, और यहां से विद्युत धारा का प्रवाह हो, ठीक है, यानी एक बंद मार्ग जहां से विद्युत धारा का प्रवाह होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम विद्युत परिपथ कहते हैं या इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। तो आप अगर आपसे पूछ ले कि विद्युत सर्किट किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा कि विद्युत धारा के प्रवाह के लिए तैयार किया गया एक पूर्ण बंद मार्ग, यानी पूरी तरह से बंद और विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा हो, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट या विद्युत परिपथ कहलाता है, ठीक है। अब इस विद्युत सर्किट के अंदर मुख्य अवयव संधारित्र लगा होता है, समांतर क्रम होता है, श्रेणी क्रम होता है, ये सब इसके अवयव होते हैं, ठीक है ना, क्या होते हैं, अवयव होते हैं, ठीक। तो विद्युत परिपथ क्या, मैंने क्या बताया, विद्युत परिपथ की परिभाषा नॉर्मल हो गई कि विद्युत धारा के प्रवाह के लिए तैयार किया गया बंद पूर्ण मार्ग, ठीक है। यानी कोई अपन ने कोई मार्ग बनाया, मान के चलिए ये हमने एक बोर्ड लिया, ठीक, इस प्रकार का चौकोर टाइप का बोर्ड लिया और उसको हमने चारों तरफ से बंद कर दिया और हमने इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दी, यानी इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, ये चारों तरफ से बंद है, तो ये एक तरीके का इलेक्ट्रिक सर्किट है। क्या है ये, इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी विद्युत धारा, विद्युत परिपथ है, ये क्या कहलाएगा, ये विद्युत परिपथ कहलाता है, ठीक है। अब जो इसके आते हैं, अब इस विद्युत परिपथ के मुख्य अवयव क्या लगा होता है, संधारित्र लगा होता है, ठीक है, संधारित्र लगा होता है, इसमें संधारित्र या प्रतिरोधक लगा होता है, ठीक है। तो ये सब अवयव होते हैं, ये विद्युत परिपथ के अवयव, यानी ये सब इसके पार्ट कहलाते हैं, ठीक। तो विद्युत परिपथ के अवयव में क्या कहलाता है, संधारित्र कहलाता है, प्रतिरोध, ये सब इसके अवयव में आते हैं, ठीक। जब हम इसे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो पूरा बंद हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा, विद्युत परिपथ कहलाता है, ठीक। अगला देखते हैं हम विद्युत परिपथ को। हमने जाना कि विद्युत परिपथ क्या होता है कि किसी भी विद्युत धारा का प्रवाह क्या होता है, विद्युत धारा के प्रवाह के लिए बंद मार्ग क्या कहलाता है, विद्युत परिपथ कहलाता है, ठीक। इसके अवयव में क्या आएगा, आपका संधारित्र वगैरह, प्रतिरोध वगैरह इसके मुख्य अवयव होते हैं। विद्युत परिपथ के अवयव क्या होते हैं, संधारित्र और प्रतिरोध क्या होते हैं, इसके अवयव होते हैं, पार्ट होते हैं। अब बात आती है कि विद्युत परिपथ कितने प्रकार का होता है। तो नॉर्मली अगर हम कहें विद्युत परिपथ जो होता है, विद्युत परिपथ जो होता है वो दो प्रकार का होता है, ठीक। हालांकि एक प्रकार होता है, लेकिन ज्यादातर अगर आपसे कहे, ठीक है ना, ज्यादातर अगर आपसे कहे कि जो नॉर्मल जो होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, ठीक, कितने होते हैं, दो पार्ट होते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिए, आप ये लिखिए विद्युत परिपथ के तीन प्रकार होते हैं, ठीक। एक जो तीसरा पार्ट होता है वो इन दोनों को मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है ना। लेकिन आप देख लीजिए किताबों में तीन देता है, तो विद्युत परिपथ जो होता है वो तीन प्रकार के होते हैं, ठीक। एक आपका होता है, एक होता है आपका श्रेणी परिपथ। कौन सा होता है, श्रेणी परिपथ। कौन सा होता है, श्रेणी परिपथ। एक होता है आपका समांतर परिपथ। कौन सा होता है, समांतर परिपथ। नॉर्मली आपसे पूछ लेगा कि विद्युत परिपथ में कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो ध्यान रखिए, एक होता है श्रेणी परिपथ, एक होता है समांतर परिपथ, एक होता है आपका श्रेणी समांतर परिपथ। क्या होता है, श्रेणी समांतर परिपथ, ठीक। तो आपने समझ लिया कि विद्युत परिपथ क्या होता है। विद्युत परिपथ कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, एक होता है आपका श्रेणी परिपथ, दूसरा आपका होता है समांतर परिपथ, तीसरा जो आपका होता है वो होता है श्रेणी समांतर परिपथ, ठीक है। तो ये तीन प्रकार के परिपथ होते हैं। अब हम तीन परिपथ, इन तीनों परिपथ को जानेंगे, कौन सा परिपथ किस प्रकार का होता है, कहां से काम करता है। अब हम इनको जानते हैं। हम जानते हैं कि श्रेणी परिपथ क्या होता है। पहले हम श्रेणी परिपथ को समझते हैं कि श्रेणी परिपथ क्या होता है। आइए देखते हैं श्रेणी परिपथ क्या। हमारा बात आता है कि श्रेणी परिपथ क्या होता है। श्रेणी परिपथ में क्या होता है, जब श्रेणी परिपथ में क्या होता है, जब अलग अलग
जब अलग अलग वैद्युत अवयव अनुक्रम में जुड़ो। अलग अलग क्रम में कहने का मतलब यह है कि अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि मेरा जब किसी अवयव का पहला सिरा, यानी किसी अवयव का पहला सिरा दूसरे अवयव के अंतिम सिरे से जुड़ा हो, ठीक है ना, पहले अवयव का अंतिम सिरा दूसरे अवयव के पहले सिरे जुड़ा हो, उसका पहला उसके अंतिम से जुड़ा हो, तो इस अवयव को क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम कहते हैं, ठीक है। तो जब वैद्युत अवयव जो होते हैं अनुक्रम में नहीं होते हैं, अलग अलग अनुक्रम में जुड़े होते हैं आपस में, तो हम उसको क्या बोलते हैं, श्रेणी परिपथ कहते हैं। अनुक्रम मतलब अलग अलग होगा, इसका मतलब यह है कि पहले अवयव का अंतिम सिरा दूसरे अवयव के पहले सिरे से जुड़ा हो, तो इस प्रकार के परिपथ को हम क्या कहते हैं, श्रेणी परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रेणी परिपथ कहते हैं, ठीक। इस प्रकार में हम क्या करते हैं, तीन प्रतिरोध लेते हैं, R1, R2, R3, ठीक है। इन तीन अलग अलग प्रकार के प्रतिरोधों को हम क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में समायोजित कर लेते हैं। जैसे मैंने आपके सामने डायग्राम बनाया है, ये प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध है, जिसको हम R से डिनोट करते हैं। प्रतिरोध को इनमें से हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। इसका मात्रक होता है ओम, जो हमने इससे पहले क्लासों में पढ़ा है, चैप्टर में पढ़ा है। तो हमने क्या करा, इस परिपथ में क्या लिया कि इन तीन प्रतिरोधों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, अलग अलग परिपथ से जोड़ दिया, यानी पहले का अंतिम सिरा दूसरे के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो आपका जुड़ा है श्रेणी क्रम में जुड़ा है। अब इस प्रकार की इसमें धारा का प्रवाह करेंगे हम, तो केवल एक ही पद होता है, ठीक है। जब हम इसमें धारा का प्रवाह करेंगे, धारा के प्रवाह के लिए सिर्फ एक ही पद होता है। यही कारण है कि श्रेणी परिपथ में धारा जो होती है एक समान बहती है। ध्यान रखना कि श्रेणी परिपथ में जो धारा होती है एक समान बहती है, ठीक। और श्रेणी परिपथ कहते कैसे हैं, जो इसके अवयव होते हैं वो अनुक्रम रूप से अलग अलग प्रकार के जुड़े होते हैं, यानी पहले अवयव का अंतिम सिरा दूसरे अवयव के पहले सिरे से जुड़ा हो, तो इस प्रकार का जो आपका परिपथ कहलाता है वो श्रेणी परिपथ कहलाता है, ठीक है। इस प्रकार का अवयव जो आपका परिपथ कहलाता है वो कैसा परिपथ कहलाता है, श्रेणी परिपथ कहलाता है। इसमें क्या करते हैं हम, तीन रेजिस्टेंस, अलग अलग रेजिस्टेंस से हम क्या देते हैं, बैटरी लेते हैं, जैसे R1, R2, R3, बैटरी में क्या लेते हैं, प्रतिरोध लेते हैं R1, R2, R3, इनको हम क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में लगा देते हैं, श्रेणी क्रम में लगा देते हैं। इस प्रकार में विद्युत धारा के प्रवाह के लिए सिर्फ एक ही पद होता है, तो इसी प्रकार इसी कारण है कि इसमें धारा भी होती है वो एक समान बहती है। अगर आपसे कहते हैं कि विद्युत श्रेणी परिपथ में विद्युत धारा कैसी बहती है, तो आप कहोगे एक समान बहती है। कैसी बहती है, एक समान बहती है, ठीक है। अब इसमें जो होता है वोल्टेज लगा होता है, देखो ये वोल्टेज लगा है, ठीक है, प्लस मान लीजिए क्या वोल्टेज लगा है, ठीक है। इस परिपथ में वोल्टेज को दी जाने वाली आवेश में गति उत्पन्न होती है। इस परिपथ में क्या होता है, जैसे में वोल्टेज दो स्थानों के मध्य रखते हैं, उसमें आवेश में गति उत्पन्न होती है, इस कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। जैसे ये वोल्टेज है, ठीक है, इन वोल्टेज दो स्थानों के मध्य रखा हमने, आवेश की गति होगी, मैंने बताया ना आवेश की गति के कारण क्या विद्युत धारा प्रवाह होती है, हमने पढ़ा है विद्युत धारा चैप्टर में। तो हमने क्या रख दिया, इसमें वोल्टेज रखी, ठीक है। वोल्टेज में क्या हुआ, आवेश का प्रवाह हुआ, आवेश की गति हुई, आवेश की गति के कारण क्या होगा, उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होने लगती है। आवेश की प्रवाह के कारण क्या होती है, मैंने बताया था कि विद्युत परिपथ में क्या होता है, विद्युत धारा में आवेश की प्रवाह के कारण क्या होती है, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। तो हमने ये वोल्टेज लगाया, इनको दो लोगों के बीच में रखा, इसमें क्या हुआ, आवेश का प्रवाह हुआ, तो उसके मध्य गति उत्पन्न हुई, जैसी गति उत्पन्न हुई तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। ये एक प्रकार का सर्किट कौन सा कहलाता है, श्रेणी परिपथ कहलाता है। अगर वो आपसे कहे कि श्रेणी परिपथ नॉर्मल क्या है, तो आप ध्यान रखना श्रेणी परिपथ में जो होता है विद्युत अवयव जो होते हैं वो अलग अलग यानी भिन्न भिन्न रूप से जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं, इस प्रकार जुड़े होते हैं जैसे कि पहले अवयव का अंतिम सिरा दूसरे अवयव के पहले सिरे से जुड़ा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, श्रेणी परिपथ कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 को श्रेणी क्रम में लगा देते हैं, और इन तीनों का मार्ग के लिए क्या होता है, सबका परिपथ सिर्फ एक ही होता है, तो उसमें विद्युत धारा का मान भी एक समान रहता है। सबसे बड़ी बात ये आती है कि श्रेणी परिपथ में जो धारा का मान होता है वो हमेशा एक समान रहता है। अब इसमें जो वोल्टेज लगा होता है, इन वोल्टेज के मध्य आवेश की गति के कारण उसमें गति मतलब आवेश के प्रवाह के कारण उसमें गति उत्पन्न होती है। जैसे ही उसमें गति उत्पन्न होती है तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो एक परिपथ बन जाएगा। तो कौन सा परिपथ बन जाएगा, ये एक प्रकार का श्रेणी परिपथ बन जाएगा। ठीक, तो इतनी जानकारी आपको श्रेणी परिपथ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब जो इसके बाद आता है वो आता है समांतर परिपथ। ये डायग्राम जो आपका कहला रहा है, ये आपका कहला रहा है ये श्रेणी परिपथ है, ये आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि समांतर परिपथ क्या होता है, समांतर परिपथ को कैसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अगला देखते हैं हम समांतर परिपथ। अगला जो हमारा है वो हमारा है समांतर परिपथ। ठीक, श्रेणी परिपथ हमने समझ लिया। अब जो हमारा दूसरा है वो होता है समांतर परिपथ। ठीक, समांतर परिपथ क्या होता है, जब यह दो या दो से अधिक अवयव, ठीक है, दो या दो से अधिक अवयव किसी वोल्टेज से एक साथ जुड़े होते हैं। ठीक है ना, वहां पे क्या था, अलग अलग जुड़ रहे थे श्रेणी परिपथ में। तो इधर क्या होता है, दो या दो से अधिक अवयव एक किसी वोल्टेज के साथ एक साथ जुड़े होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं,
उसको हम क्या बोलते हैं, समांतर परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर परिपथ कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, जब भी अलग अलग जुड़ा होगा तो क्या उसका परिपथ कहलाता है वोल्टेज के साथ, वो श्रेणी परिपथ कहलाता है। और जब दो से अधिक अवयव जो होते हैं वो वोल्टेज के साथ एक साथ रूप से जुड़े होते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, समांतर परिपथ कहेंगे। जैसे कि मैंने आपके सामने डायग्राम बनाया है, वोल्टेज के साथ एक समान जुड़े हैं। देखो ये इधर सब एक साथ जुड़े हैं, R1 R2 R3 एक ही पैरेलल में है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, समांतर परिपथ कहते हैं। लेकिन अब क्या बात होती है, इसमें क्या होता है, इन सभी का अलग अलग शाखाएं होती हैं, ठीक है। इन सभी की शाखाएं तो अलग अलग होती हैं, लेकिन इनका जो वोल्टेज होता है वो कॉमन होता है, यानी वोल्टेज सबके लिए कॉमन होगा, यानी इसके लिए जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज इसी के लिए होगा, ठीक है। वोल्टेज एक ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, रास्ता अलग अलग हो जाता है, तो इसलिए इसमें विद्युत धारा का मान जो होता है भिन्न भिन्न होता है। अगर आपसे पूछ ले कि श्रेणी क्रम में, हमने बताया था श्रेणी क्रम में विद्युत धारा का मान समान होता है, लेकिन समांतर परिपथ में, ठीक, यही क्वेश्चन बनता है। अगर आप पूछ ले कि समांतर परिपथ में विद्युत धारा का मान एक समान होता है, आप कहोगे नहीं, समांतर परिपथ में धारा का मान भिन्न भिन्न होता है, श्रेणी परिपथ में धारा का मान एक समान होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, समांतर परिपथ में क्या होता है, समांतर परिपथ में धारा का मान क्या होता है, वो भिन्न भिन्न होता है। कैसा होता है, भिन्न भिन्न यानी अलग अलग होता है, एक समान नहीं होगा। एक समान किसमें होता है, एक समान होता है आपका श्रेणी परिपथ में, ठीक है। तो क्या कहोगे आप, समांतर परिपथ में धारा का मान भिन्न भिन्न होता है, जबकि श्रेणी परिपथ में धारा का मान एक समान होता है, ठीक है। क्योंकि इसकी शाखाएं जो नहीं, उसका जो रास्ता था वो एक ही था, ठीक है, तो इसलिए विद्युत धारा समान हो रही थी। लेकिन इसमें क्या है, वोल्टेज के साथ जुड़ने के कारण रास्ता अलग अलग हो जाता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसका जो विद्युत धारा का मान होता है तो भिन्न भिन्न होता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि श्रेणी क्रम में विद्युत धारा का मान हमेशा एक समान होता है और समांतर परिपथ में विद्युत धारा का मान अलग अलग या भिन्न भिन्न होता है, ठीक। तो क्या होता है, इनके लिए जो वोल्टेज होता है वो सभी के लिए, दोनों के लिए क्या होता है, कॉमन होता है, ठीक है, कॉमन होता है। अब ज्यादा समांतर परिपथ का प्रयोग हम कहां करते हैं, समांतर परिपथ का प्रयोग हम करते हैं घरों की वाइंडिंग में। ध्यान रखना, ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन कि समांतर परिपथ का प्रयोग कहां किया जाता है, तो अधिकतर समांतर परिपथ का प्रयोग आपसे पूछ लेगा कि घरों की वाइंडिंग में हम किस प्रकार परिपथ का प्रयोग करते हैं, श्रेणी क्रम या समांतर क्रम। तो आप ध्यान रखना, समांतर परिपथ का प्रयोग करते हैं। तो अधिकतर समांतर परिपथ का प्रयोग, अधिकतर समांतर परिपथ का प्रयोग हम घरों की वाइंडिंग में करते हैं, ठीक है, घरों की वाइंडिंग में किया जाता है। समांतर परिपथ समझे क्या है, घरों में क्या होता है, एक अपना एक सर्किट होता है, जहां पे हम कहते हैं, जहां से मतलब नॉर्मल होती है, अगर हम वो खटका निकाल देते तो पूरे घर की लाइट चली जाती है, क्योंकि वो समांतर क्रम में रहती है। अगर हमने एक जगह से पावर बंद कर दिया तो पूरे पूरे घर की लाइट नहीं आएगी, जहां से अपना सर्किट बना होता है, हमने देखा होगा, तो वो समांतर परिपथ में होती है, ठीक है। अगर वहां पे कोई स्पॉट हो जाता है या स्पार्किंग हो जाती है या कुछ खराब हो जाता है, देख रहा है, तो पूरे घर की लाइट नहीं आती है। तो आपसे पूछ लेगा कि भैया घरों में जो आपकी वाइंडिंग होती है वो किस क्रम में होती है, तो आप ध्यान रखना, समांतर परिपथ में की जाती है। कितने में की जाती है, समांतर परिपथ में, यानी पंखे लाइट वगैरह सब कौन सी परिपथ में लगी होती हैं, वो की समांतर परिपथ में लगी होती हैं, और इन्हें 220 वोल्ट के साथ जोड़ा जाता है, 220 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा जाता है। अगर वो आपसे पूछ ले घरों की जो वाइंडिंग होती है वो किस वोल्ट से जोड़ा जाता है, तो 220 की सप्लाई से जोड़ा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप कि घरों की वाइंडिंग जो होती है वो कितने वोल्ट पर जोड़ा जाता है, सप्लाई से, तो 220 वोल्ट पे आप क्या करते हो, घरों की वाइंडिंग को जोड़ते हो, सप्लाई से जोड़ते हो, ठीक है। मैंने आपको श्रेणी परिपथ बताया और समांतर परिपथ बताया, ठीक है। तो श्रेणी परिपथ समांतर परिपथ में कॉमन ध्यान रखना, कॉमन की बात यह है कि श्रेणी परिपथ में हमेशा धारा का मान एक समान रहता है, जबकि समांतर परिपथ में धारा का मान अलग अलग होता है। श्रेणी परिपथ में क्या होता है, श्रेणी परिपथ में क्या होता है, जो अवयव होते हैं वो भिन्न भिन्न रूप से जुड़े होते हैं, जबकि इसमें क्या होते हैं, अवयव एक समान रूप से जुड़े होते हैं। देखिए ये जो रेजिस्टेंस है वो एक समान रूप से जुड़े हैं, ठीक है, लेकिन इनका जो वोल्टेज है वो एक ही होता है। घरों की वाइंडिंग में किसका प्रयोग किया जाता है, समांतर परिपथ का प्रयोग किया जाता है, जो कि कितनी वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा जाता है, तो 220 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको श्रेणी परिपथ और समांतर परिपथ समझ में आया होगा। अगला जो है वो हमारा है श्रेणी समांतर परिपथ। देखते हैं हमारा अगला जो है वो है श्रेणी समांतर परिपथ। श्रेणी समांतर परिपथ क्या होता है, श्रेणी समांतर परिपथ क्या होता है, अधिकांश परिपथ क्या होता है, अवयवों को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अधिकांश परिपथ में क्या होता है, अवयवों को हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं तो हमें जो धारा प्राप्त होती है वो एक समान धारा प्राप्त होती है, ठीक है। अधिकांश परिपथ में हम क्या करते हैं, परिपथ को श्रेणी क्रम में लगाते हो तो हमें धारा कैसी प्राप्त होगी, एक समान प्राप्त होगी, तथा एक समान वोल्टेज प्राप्त करने के लिए ध्यान रखना, श्रेणी क्रम में क्या होता है, हमें एक समान धारा प्राप्त होती है, जबकि समांतर क्रम में हमें एक समान वोल्टेज प्राप्त होता है, ठीक है।
ये भी पूछता है एक समान वोल्टेज किस प्रकार में प्रकट होता है, एक समान वोल्टेज क्या में होता है, समानांतर क्रम में प्रकट होता है, और एक समान धारा किस प्रकार होती है, एक समान धारा आपकी श्रेणी क्रम में प्रकट होती है। ठीक है, तो अधिकांश परिपथ में क्या होता है, एक समान धारा प्राप्त करने के लिए हम परिपथ में क्या श्रेणी क्रम लगाते हैं, और एक समान वोल्टेज प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं, समानांतर क्रम लगाते हैं। तो कभी कभी क्या होती है कि हमें एक समान धारा और एक समान वोल्टेज दोनों की जरूरत पड़ जाती है। क्या होता है, एक समान धारा और एक समान वोल्टेज दोनों प्रकार की जरूरत पड़ जाती है। तो इस प्रकार के सर्किट को हम क्या बोलते हैं, श्रेणी समांतर परिपथ। इस प्रकार के सर्किट को हम क्या बोलते हैं, सर्किट को क्या, परिपथ को क्या बोलते हैं, श्रेणी समांतर परिपथ। इसमें क्या होगा, इसमें आपको जो धारा होगी वो भी एक समान मिलेगी, और जो आपका वोल्टेज होगा वो भी आपका एक समान होगा। तो इस प्रकार के अवयव परिपथ को हम करेंगे श्रेणी समांतर परिपथ, यानी इसमें धारा भी एक समान मिल रही है और हमें वोल्टेज भी एक समान मिल रहा है। तो ये सामने जो मैंने आपके डायग्राम बनाया है, ये जो डायग्राम होता है ये आपका श्रेणी समांतर परिपथ का होता है। इसमें क्या होता है, देखो ये श्रेणी परिपथ में लगे हैं और ये समांतर परिपथ में लगे हैं, ये दोनों श्रेणी में लगे हैं और ये दोनों समांतर में लगे हैं। तो इस प्रकार हमारा काम चल जाता है। तो ये वाला सर्किट कौन सा कहलाता है, श्रेणी समांतर परिपथ। जब हमें एक समान धारा और एक समान वोल्टेज की जरूरत हो तो हम श्रेणी समांतर परिपथ का प्रयोग करेंगे। जब हमें खाली एक समान धारा का यूज वो करना हो, सारी धारा प्राप्त करनी हो एक समान धारा, तो हम किसका यूज करेंगे, श्रेणी परिपथ का। जब हमें एक समान वोल्टेज का यूज करना हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे, समांतर परिपथ का। तो ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए, इससे ही छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं रैंडमली, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो मैंने सब आपको समझा दिया है कि श्रेणी करीब क्या होता है, श्रेणी परिपथ क्या होता है, समांतर परिपथ क्या होता है, श्रेणी समांतर परिपथ क्या होता है, और विद्युत परिपथ क्या होता है। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं आपको आज इस चैप्टर की पहली क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि आपको क्या समझ में नहीं आया। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास पसंद आएगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।